स्टूडेंट माई सेल्फ विनय मद्रेसिया बीके क्लासेस ऑनलाइन स्टडी में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आप जानते हैं कि इस समय हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा है, ठीक है, गॉस थ्योरम, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने आपको इसकी गॉस थ्योरम के कुछ बेसिक्स आपको बता दिए हैं। गॉस की प्रमेय क्या होती है उसको बता दिए, ठीक है। बेसिक्स में आपको आवश्यकता थी एरिया वेक्टर की, सॉलिड एंगल की और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी तीन चीजें आपको मोस्टली इंपॉर्टेंट है गॉस की थ्योरम की बेसिस के लिए, ठीक है। अब आपको पढ़ने हैं गॉस की थ्योरम के एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, यानी गॉस की थ्योरम के अनुप्रयोग आपको पढ़ने हैं। और ये क्या है आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर तीन एप्लीकेशन मिलेंगे गॉस की थ्योरम के, और तीनों एप्लीकेशन में से कोई ना कोई एक एप्लीकेशन अवश्य ही एग्जाम में आता है, अर्थात तीनों एप्लीकेशन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक एप्लीकेशन से अर्थात 5 नंबर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने कन्फर्म है। इसलिए इस एप्लीकेशन को अच्छी तरह आप समझिए, ठीक है। इस एप्लीकेशन को समझने के लिए आपको पिछली जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके भी कुछ पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे हमने आपको बताया था कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी बताया था, आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसकी भी आवश्यकता इस एप्लीकेशन को प्रूव करने में लगेगी, ठीक है। यानी कि यदि हमें गॉस की थ्योरम की एप्लीकेशन पढ़ना है तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छी तरह समझना होगा और उसको अप्लाई करना, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारे जो गॉस की थ्योरम का जो फर्स्ट एप्लीकेशन है क्या है। अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी क्या है, एक अनंत लंबाई का कोई तार है, इनफाइनाइट लेंथ की कोई वायर है, उसके निकट किसी भी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और कौन सी कैसी वैद्युत क्षेत्र होगा आपका, यूनिफॉर्मली होगा, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा और उस लाइन के निकट आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को आपको रटना नहीं, गॉस की थ्योरम के किसी भी एप्लीकेशन को आपको रटना नहीं है, बस केवल क्या करना है, जो आपके पास क्वेश्चन है या आपके पास जो दिया गया है आपकी हेडलाइन, ठीक है, इसी हेडलाइन के अंतर्गत आपको फिगर ड्रा करना है, फिगर ड्रा से मानना है और उसी के जो आप पीछे पढ़ चुके उसी की सहायता से आपको इसका प्रूव करना है और इसे फार्मूले को निकालना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या बनेगा। अनंत लंबाई के क्या कह रहा है कि अनंत लंबाई की यानी इनफाइनाइट लेंथ की क्या है, एक समान आवेशी सीधे तार, यानी अनंत लंबाई की एक तार है, ठीक है, जो एक समान आवेशित है, जिस पर चार्ज क्या है, एक समान है प्रत्येक बिंदु पर, उसके निकट हमें देखनी है। तो हम क्या पहले मान लेंगे, हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ठीक है। तो चलिए यहाँ फिगर बना लेते हैं। एक हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट लेंथ की कोई वायर, ठीक है, ये हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ठीक है। इसे थोड़ा सा चौड़ा दिखा है, लेकिन क्या है, इसकी जो ये चौड़ाई है, ब्रीथ है, ये लेंथ की सापेक्ष से क्या नगण्य है, ठीक है। हमारी चौड़ाई लंबाई के सापेक्ष बिल्कुल नगण्य है, दिखने में दिख रहा है लेकिन आपकी नहीं है, बस हमने इसलिए इसको ऐसा थोड़ा सा चौड़ा बनाया है ताकि हम दिखा सके कि इसमें एक समान आवेशित है। यानी एक समान आवेशित के लिए क्या करेंगे, इसमें 1 मिनट, तो अनंत लंबाई का क्या है, अनंत लंबाई, तो ये लंबाई तो हमारी अनंत दिख नहीं रही है ना, ये हमारी क्या एक सीमित एक परिमित लंबाई दिख रही है, इसलिए अनंत लंबाई के लिए क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा डाटेड कर देंगे, ठीक है, ऊपर नीचे थोड़ा सा डाटेड कर देंगे, तो इससे हमें लगेगा कि ये क्या है, ये अनंत तक जाएगा, ऊपर भी अनंत तक जाएगा, नीचे भी अनंत तक जाएगा, अर्थात क्या हुआ, अभी हो गया हमारा अनंत लंबाई का एक तार हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये एक समान आवेशित है, हम मान लेंगे एक समान आवेशित के लिए इस पे प्लस प्लस दिखा देंगे, ठीक है, इसके प्रत्येक बिंदु पर हम प्लस प्लस दिखाते चले जाएंगे। तो ये तो हमारी इतनी कंडीशन हो गई कि अनंत लंबाई का तार हो गया, एक समान आवेशित हो गया, ठीक है। अब इसके निकट हमें किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि इस तार से r दूरी पर कोई बिंदु हमारा P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके बिंदु P हमारे कई पोजीशन पर मिल सकता है, ठीक है।
इसलिए क्या करेंगे, r त्रिज्या और l लंबाई की, ठीक है, r रेडियस और l लेंथ की एक हम बेलनाकार पृष्ठ यानी सिलेंड्रिकल पृष्ठ की कल्पना करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक सिलेंड्रिकल पृष्ठ बना लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, r त्रिज्या यानी r डिस्टेंस हम इधर मान लेंगे, r डिस्टेंस इधर मान लेंगे, ठीक है। तो इसकी एक सिलेंड्रिकल पृष्ठ इस प्रकार से हो जाएगा। ये हमारा एक सिलेंड्रिकल पृष्ठ की हम कल्पना कर रहे हैं। इतना हम मान सकते हैं। हमने क्या माना कि r त्रिज्या का, तो ये इसकी त्रिज्या है, ये हमारी r, ठीक है, और l लेंथ की, इसकी लंबाई क्या है, लेंथ इसकी जो है l का एक गॉसियन पृष्ठ, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गॉसियन पृष्ठ क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये एक बंद पृष्ठ है और गॉस का नियम आपका जहां भी लगेगा वो हमारा पृष्ठ क्या कैसा होगा, बंद होगा। इसलिए क्या है, हम इसे गॉसियन पृष्ठ की मान सकते हैं, ठीक है। तो इतना हम फिगर में ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। हमारा क्या क्या होगा, हम क्या लिखेंगे इसको मानने के लिए, माना एक समान अनंत लंबाई का एक तार है जिसके निकट किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसके लिए r त्रिज्या तथा l लंबाई के एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना, ठीक है। इतना हम लिखेंगे। इसके बाद हम इसमें देखेंगे हमारे पास तीन चीजें इसमें मिल रही हैं, ठीक है। इस गॉसियन पृष्ठ में तीन चीजें मिल रही हैं। क्या क्या मिल रही है, बेलनाकार पृष्ठ यानी इस प्रकार का कुछ, ठीक है। तो इसमें देखेंगे एक ऊपर और एक नीचे, दो हमारे पास सपाट तल है, सपाट पृष्ठ है, ठीक है, दो हमारे पास सपाट पृष्ठ है, और एक क्या है, एक वक्राकार पृष्ठ, ठीक है। यानी कि इसमें क्या तीन पृष्ठ है, जैसे कोई डिब्बा है देखेंगे उसमें ऊपर और नीचे दो सपाट पृष्ठ होते हैं और एक वक्राकार पृष्ठ होता है, तीन पृष्ठ दिख रहे हैं, ठीक है। अब हम तीनों पृष्ठ पर देखेंगे वैद्युत फ्लक्स कितना है ना। तो क्या करेंगे, हम तीनों पृष्ठ को देखते हैं। तो जो ऊपरी पृष्ठ है, यदि इसका क्षेत्रफल क्या है, संपूर्ण क्षेत्रफल A है, तो इसका जो है सूक्ष्म क्षेत्रफल, इसका एकांक वेक्टर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, dA, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तार के लंबवत। आप जानते हैं अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। यानी वैद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल यानी वेक्टर एरिया वेक्टर के जो बीच की जो एंगल है ये कितनी डिग्री की होगी, ये 90 डिग्री की होगी, ठीक है। ऊपर पृष्ठ को मान लेते हैं, हमारा कौन सा पृष्ठ है, S1 है, ये S2 है, और ये पृष्ठ हमारा S3, ठीक है। S1 पृष्ठ में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इनके बीच की जो एंगल है, इसके बीच की जो एंगल है 90 डिग्री की है। और नीचे के में हम यदि बात करते हैं, नीचे वाले पृष्ठ यानी S2 पृष्ठ में, तो इसमें भी देखेंगे कि एरिया वेक्टर dA और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, इस भी जो है इसके बीच की जो एंगल है वो भी हमारी 90 डिग्री, ठीक है। अर्थात अब आप जानते हैं कि यदि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश वेक्टर dA के बीच की जो एंगल 90 डिग्री है, तो इस पर चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या शून्य होती है। हमने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया, उसमें आपको मिला है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की संख्या क्या होगी, इसमें शून्य होगी, ठीक है। अर्थात हमें क्या मिल जाएगा, हम मान लेते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स ∅1 है, इसमें ∅2 है, तो आपका हो जाएगा ∅1 इक्वल टू ∅2 इक्वल टू हमारा क्या होता है, EA cos थीटा, ठीक है। cos थीटा, थीटा इक्वल टू कितना है 90, यानी cos 90 की वैल्यू 0, ये इनटू 0 यानी क्या हो जाएगा 0। यानी हमारे जो पृष्ठ S1 है और S2 है, इस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, ठीक है। अब हमारे पास एक और पृष्ठ बच रहा है जो वक्राकार पृष्ठ। इस पृष्ठ पर हम देखते हैं, यानी पृष्ठ हमारा S3 है,
इस पर देखेंगे यदि हम एरिया वेक्टर की बात करें तो इसकी डायरेक्शन भी होगी इस प्रकार। आप इस प्रकार देखेंगे यदि हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, एरिया भी इस प्रकार से होगी, यानी कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन आपकी यही होगी। एरिया वेक्टर की और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम का अर्थ क्या है, थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। हम मान लेते हैं कि S3 पर क्या है, S3 हमारे एक सूक्ष्म पार्ट है, इसका जो है चुंबकीय फ्लक्स यानी इसको हम लिख सकते हैं d∅1, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स की संख्या जो कितनी हो जाएगी d∅3 इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें EA cos 0 या इसी को लिख सकते हैं EA, ठीक है। यानी d∅3 हमारा मिल गया EA E into DA, E into DA, ठीक है, क्योंकि हमें भी केवल क्या करना है, सूक्ष्म पार्ट का हमें निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ का नहीं निकालना है, ठीक है। E into DA हमें मिल गया। अब यदि हम निकालने की संपूर्ण बेलनाकार जो पृष्ठ है, संपूर्ण सिलेंडर है, इस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। क्या हम मान लेते हैं इसको हाई मान लेते, ठीक है, या सूक्ष्म का भी निकाल लें, d∅ हो जाएगा हमारा d∅1 प्लस d∅2 प्लस d∅3, यानी कितना हो जाएगा ये हमारा d∅1 का की वैल्यू 0 प्लस 0 प्लस E इंटू डी, ठीक है। संपूर्ण सूक्ष्म बेलना, संपूर्ण सूक्ष्म बेलनाकार पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। यानी d∅ इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा EBA, ठीक है। इसलिए संपूर्ण पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसी का हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन d∅e इक्वल टू हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन E इंटू डी। ये d∅e का क्या हो जाएगा हमारे पास phi इक्वल टू E इंटू ए, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ए क्या है, आपकी एरिया, और आपकी एरिया किस प्रकार की है, सिलिंड्रिकल है, और सिलिंड्रिकल की एरिया कितनी होती है, सिंस ए इक्वल टू कितना होता है 2πrl, ये आप मैथ में पढ़ते हैं, है ना। यानी कोई बेलनाकार पृष्ठ है उसकी एरिया जो होती है 2πrl होती है, यानी ए के स्थान पर क्या रख सकते हैं 2πrl, इसलिए देयरफॉर क्या हो जाएगा हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स I इक्वल टू E इंटू 2πrl, ये हमें मिलेगा, ठीक है, ये हमें मिलेगा। लेकिन ये क्या है, एक सिलिंड्रिकल पृष्ठ के लिए, अनंत पृष्ठ के लिए नहीं, ठीक है। इसके लिए हमें क्या मानना पड़ेगा कि हम पहले मानते हैं कि जो हमारा जो अनंत लंबाई का तार है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा, ठीक है, क्योंकि एक रेखा में है तो इसकी रेखीय चार्ज डेंसिटी क्या मान लेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी रेखीय आवेश घनत्व यदि आपका क्या हो लैम्डा हो, रेखीय चार्ज डेंसिटी हमारी इसकी होगी लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू क्या मिलेगा हमें फार्मूला से मिला था Q अपान L, है ना, लैम्डा इक्वल टू Q अपान L, आपको हम पीछे बता दें, यानी Q बराबर कितना हो जाएगा L इंटू लैम्डा, लैम्डा इंटू L, आपके पास ये मिल जाएगा, ठीक है।
इसके बाद क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय लगाएंगे। यहाँ चूंकि हमें गॉस एप्लीकेशन दिख रहे हैं इसलिए हम गॉस का थ्योरम लगाते हैं, बाय गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से हमें क्या मिल जाएगा, ठीक है, गॉस थ्योरम से यानी गॉस के नियम से हमें मिलेगा फाई इक्वल टू 1/0 इनटू बंद पृष्ठ पर आवेश, बंद पृष्ठ पर आवेश, ठीक है, यानी क्लोज सरफेस पर आपको चार्ज, क्लोज सरफेस पर चार्ज आपको लिखना है, ये होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है फाई इक्वल टू 1/0। अब देखेंगे बंद पृष्ठ पर चार्ज कितना है, चार्ज की इक्वल टू है लैम्डा इंटू एल, क्योंकि इसमें हम रेखीय आवेश है ना तो हम लैम्डा मान चुके हैं, ठीक है, यानी लैम्डा इंटू एल, यानी फाई बराबर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। इक्वेशन हमारा बन जाएगा ये सेकंड, ठीक है, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से इतना क्लियर होगा, ठीक है, इतना हम इसको इस तरफ रख कर दे रहे हैं। अब हम इस तरफ देखते हैं, कितना होगा, फाई इक्वल टू 1/0 इनटू लैम्डा है। हमारा इक्वेशन जो फर्स्ट आया था वो था हमारा फाई इक्वल टू ई इंटू 2πr l, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आया था, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से क्या लिखेंगे, दोनों की तुलना कर देते हैं। तुलना करेंगे कि क्या तुलना करेंगे, दोनों का एक पक्ष हमारा समान है तो दूसरा भी समान होगा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, e इंटू 2πr l इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/0 इंटू लैम्डा इंटू एल। अब देखिए दोनों तरफ हमारा एल है, एल कैंसिल हो जाएगा, e इंटू 2πr इक्वल टू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है, यानी इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, लैम्डा अपॉन 2π/0 इंटू r, ठीक है। ये हमारा फार्मूला किसके लिए है, ये फार्मूला हमारा आ गया इस गॉसियन पृष्ठ, जो हमने आपने ये गॉसियन पृष्ठ माना है, इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2π/0 इंटू r है, ठीक है। और यदि हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें, वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, वेक्टर E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2π/0 r इंटू यूनिट वेक्टर r, ये है क्या हमारा इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, ये हमारा है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में क्या करें कि यूनिट वेक्टर r से केवल मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये तो हमारा है इस गॉसियन पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमें निकालनी क्या थी, अनंत लंबाई की एक समान सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। ये अनंत लंबाई की नहीं आई, ठीक है। यदि हम लंबाई को अनंत मानेंगे, ठीक है, यदि अनंत लंबाई के तार के निकट मानेंगे तो क्या हमें मिल जाएगा, यदि तार अनंत लंबाई का हो, अनंत लंबाई का होगा, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे r → 0 रखेंगे, ठीक है, सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। और यदि हम लैम्डा की कोई वैल्यू रखते हैं, रेखीय आवेश घनत्व यदि हमारा 0 हो तभी हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी वैल्यू पर प्रभाव पड़ेगा। अर्थात यदि अनंत लंबाई का तार हो तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये रेखीय चार्ज डेंसिटी पर निर्भर करेगा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये आपका मुख्य फार्मूला जो आपके डेफिनेशन के अनुसार, जो फार्मूला जो हमारा हेडलाइन है इसके अनुसार, ठीक है, यानी E प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ये रेखीय चार्ज डेंसिटी के अनुपाती है। अर्थात रेखीय चार्ज डेंसिटी यदि बढ़ेगी तो क्या होगा,
हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये भी बढ़ेगी, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी, ठीक है। यदि हमारी r की डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी घटेगी, ठीक है। ये हमारा है अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अर्थात हम इसको समझने के लिए क्या करेंगे, हम बस क्या करेंगे, जो हमारे पास हेडलाइन दी रहेगी उसी से हम फिगर ड्रा करेंगे, ठीक है। फिगर ड्रा करने के बाद हमारे पास तीन पृष्ठ मिल जाएंगे, S1 S2 और S3। S1 S2 पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं, शून्य है। S3 पर केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, जो कि हमारे पास आ गया था phi E = 2 pi RF, ठीक है। इसके बाद इसी गॉसियन पृष्ठ, ये चूंकि गॉसियन पृष्ठ है इसलिए हम गॉस के प्रमेय से इसकी तुलना कर देंगे और बस हमारा फार्मूला है, क्लियर है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।